तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोहित भंडारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, क्लास 10 की मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। और बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि अंत में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट करेंगे और अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ये हमारी क्लास 10 की बुक है और फर्स्ट चैप्टर में इसका करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, और एक बार प्रश्नावली 1.1 में भी क्या कर लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। और ये हमारी क्या है, प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, थोड़ा मैं निशान लगा रखे हैं तो थोड़ा ऐसा मत करना। प्रश्नावली 1.1 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, इसको करने से पहले कुछ इस चैप्टर का कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि यूक्लिड प्रमेय का। ठीक है, इन सबको जानने बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा क्या हो सके, ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट। इसलिए मैं बुक को करता हूँ थोड़ा सा साइड रख लेता हूँ और अभी हम थोड़ा इसमें चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हमें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, संख्याओं के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले जब मैं संख्याओं के बारे में देखता हूँ तो मेरे पास सबसे पहली संख्या क्या आएगी, सबसे स्टार्टिंग संख्या क्या आती है, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं। हमने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में भी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे, मतलब कि जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं, जो संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती है, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और अनंत तक जाती हैं, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्याओं के बारे में देखते हैं। अब दूसरी कौन सी आती है, वो आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं वोल नंबर। पढ़ा होगा हमने इसके बारे में भी, वोल नंबर पूर्ण संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है देखते हैं हम। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृतिक और पूर्ण में क्या अंदर, प्राकृतिक 1 से स्टार्ट हुई और पूर्ण संख्या क्या हुई, 0 से स्टार्ट हुई। देखो, पूर्ण संख्याएं चलेंगी वैसे ही पूरी, पर ये सिर्फ किससे स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसको वोल नंबर भी कहते हैं हम इंग्लिश में। इसके बाद जो तीसरी संख्या के बारे में देखना वो है पूर्णांक। क्या है वो, पूर्णांक है। तो देखो पूर्णांक, इसको क्या कहा जाता है, इंटीजर। क्या कहा जाता है, इंटीजर। सबसे पहले जैसे हमने 1 देखा फिर 0 देखा, तो हमने 1 से छोटा 0 है, फिर 0 से छोटा कुछ होगा, मान लेते हैं। पहले हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे चलेगी। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या आता है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। ऋणात्मक मतलब जिनमें नेगेटिव साइन होता है, माइनस का, -1 -2 -3। तो याद के रखना है कि पूर्णांक ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस नंबर्स भी आते हैं और प्लस नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो -1 -2 -3। ठीक है, और ये +1 +2 +3 +4, प्लस को दर्शाते नहीं है, प्लस को ऐसे लिखते हैं। पर पूर्णांक क्या है, जिनमें क्या आएगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी और धनात्मक संख्याएं भी आएंगी और 0 भी आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा पूर्णांक हो जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल नंबर। तो इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन इसी से होने वाला है। अभी इसको समझ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, ठीक है, सबसे मैंने बता रहा हूँ सिंपल सा, वे संख्याएं जिन्हें हम, ठीक है, एक बार डेफिनेट इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसके बाद पूरा समझाता हूँ। वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कोई भी संख्या भिन्न। अब मैं भिन्न को समझाता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसकी। क्या ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे कि 2/3 4/5 8/10। तो ये सब क्या भिन्न भी यहाँ पे भिन्न हो गई ना सारी, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। एक वर्ड बोला जाता है इस भिन्न की जगह, क्या लिखा जाता है, P/Q। ठीक है, तो इस यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब क्या हो गई, परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल और ले लूँ, मैं क्या 2 को भी लिख सकता हूँ, 4 को भी लिख सकता हूँ एक परिमेय संख्या। हाँ, क्योंकि मैं 2/1 कर सकता हूँ, 4/1 कर सकता हूँ, भिन्न के रूप में हो गई। ठीक है, आपको इसकी ना कुछ शर्तें होती है, तो इसकी कुछ शर्तें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ, तो इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ P और Q, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए,
पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है कि जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा लास्ट चीज़ क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो ये परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए। सबसे पहले वो भिन्न के रूप में होने चाहिए। ठीक है, हमने बोला हाँ, इनमें चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों भिन्न के रूप में, हाँ पी बटे क्यू के रूप में, हाँ भाई पी है क्यू है, मतलब अंश है और हर है। पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, हमने बोला 2 और 3, हाँ यार ये तो पूर्णांक है, 2 और 3 तो पूर्णांक है। और तथा क्यू डज नॉट इक्वल, मतलब नीचे की चीज़ जो हर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका लॉजिक बताता हूँ क्यों। तो जो अगर हर क्या हो गया हमारे पास, माना कि हर क्या हो गया, जीरो हो गया, मैं लिख देता हूँ कि 2 बटे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसको कुछ इस टाइप से अनंत को बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फोकस देने वाली बात है, इसका मान क्या है, इसको बोला जाता है अनंत। क्या बोला जाता है, अनंत। और अनंत क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन, अनंत। ठीक है, इसलिए क्यों क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय के बाद अपरिमेय आएगी, तो मैंने अपरिमेय थोड़ा बता दिया है यहाँ पे कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो चेक कर सकते हैं ना हम एग्जाम्पल्स में अपने। अब मैं खुद को तुमको कल को कुछ एग्जाम्पल दूँ तो तुम्हें समझ आना चाहिए। मैं बोलूँ कि 1 -3 और -5 क्या ये परिमेय संख्या है, तो तुम बोलोगे हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इतना बटे 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, मतलब इसको बटे में लिख सकते हैं। और चेक कर लो, पी बटे क्यू के रूप में, हाँ पी और क्यू पूर्णांक है, हाँ पी और क्यू दोनों क्या पूर्णांक है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ भाई वो भी नहीं है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। आगे समझ में चीज़। और जीरो क्या होगी, एक जीरो भी एक परिमेय संख्या है कि जीरो को भी लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, पर 1/0 नहीं लिख सकता। किसी के भी बट्टे में जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक थी। तो परिमेय संख्या आयोग आपका क्लियर हो गया होगा, जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। शर्तें हैं पी और क्यू पूर्णांक। तो चेक कर लेंगे हमने, अब चेक कर लिया हमने सीधा कि पी और क्यू क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। और नीचे क्यू क्या क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगी इसके बाद, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या का मतलब क्या, परिमेय का उल्टा। सिंपल सी बात है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ठीक है, जो परिमेय का उल्टा, या जो अपरिमेय, जो क्या है परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगी। तो परिमेय का उल्टा करो तो परिमेय में क्या पड़ा, जो भिन्न के रूप में होनी चाहिए, जो पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, तो यहाँ पी बटे क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं कि यहाँ पी बटे क्यू के रूप में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक, क्या पूर्णांक भी नहीं होने चाहिए, ये भी कट। और क्यू बराबर जीरो होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्यू बराबर जब जीरो होगा, भी तो समझा, अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अभी नहीं समझा यहाँ पे कि क्यू जीरो हो गया, अगर ये बट्टे वाला क्यू जीरो हो गया तो मान अनंत हो जाएगा। और अनंत क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय का उल्टा। कोई भी संख्या अगर पी बटे क्यू के रूप में है तो वो तो परिमेय है, हमें पता है, पर उसके लिए 2 शर्तें और चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक चाहिए। पर यहाँ मान लिया कि वो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या शर्तें थी, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे क्या शर्त है, पूर्णांक नहीं होने चाहिए। और q इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझे इस चीज़ को, थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो √3 मान लेता हूँ, ये क्या है, √3 है। तो √3 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि हाँ यार ये तो क्या आ गया, ये भी ये पी बटे क्यू के रूप में तो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। भाई ये जो q है वो कुछ जीरो के बराबर भी नहीं है, तो परिमेय की शर्त पूरी हो रही है। परंतु जब हम क्या देखेंगे q क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। और p जो p यहाँ पे दे रखा है, ये वाली चीज़, ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। और परिमेय की शर्त क्या आती है कि वो पूर्णांक होने चाहिए, और अपरिमेय की शर्त क्या आती है कि पूर्णांक नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय का उल्टा। अगर परिमेय संख्या बोलती है कि दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, परंतु यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है 1.3 एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ठीक है, कि देख दिया कि ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होने वाला है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दूं, अनंत संख्या को कैसे लिखेंगे, 1.33333 डॉट 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 जो जाती रहेगी आगे। ठीक है, तो ये क्या एक अनंत जाने वाली संख्या, तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। और एक चीज़ और, पाई जो होता है ना हमारा, पाई आर स्क्वायर, देखा होगा हमने, पाई आर क्यू। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, तो ये भी एक अनंत है, इसका मान भी, ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट्स ये सारे क्या हो गए, अपरिमेय हो गए, जिनके ऊपर ये वर्गमूल लगा होगा। पर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ पे, क्या √9 √16 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। देखो इसको जो भी बताएगा बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा मैं जरूर करूंगा कि √9 और √16 परिमेय है या अपरिमेय। दिमाग लगाना थोड़ा सा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अपरिमेय परिमेय क्लियर हो गई हमारी। अब हमारे पास जो लास्ट संख्या आती है वो क्या आती है? वास्तविक संख्या, जो इस चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या जो इस चैप्टर का नाम है, तो उसको समझने में क्या है, तो वास्तविक संख्या हो गई दो टाइप की, मतलब कि दो संख्याएं मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याओं को बनाती है। सबसे पहले होती है परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याओं को बनाती है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर बना ना वास्तविक संख्याएं, ये दोनों संख्याएं क्या मिलके दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे हमारी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 क्लियर होने वाली है, वो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कि वो टॉपिक है क्या भाई, जिससे ये प्रश्नावली पूरी ही रिलेट करने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। वो है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका। ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या प्रमेयिका। देखो, मैथ्स में किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, तो इस प्रमेय को भी थोड़ा समझ के कर सकते हैं हम आराम से। अब ऐसा मत समझना कुछ प्रमेय लिखित होगा, मैं लिखित नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ एग्जाम्पल समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 3 को हम भाग दे रहे हैं किससे? 3 को भाग दे रहे हैं हम 7 से। चलो भाग देते हैं। 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया? 1। अब इसको पॉइंट में हल नहीं करना, सिर्फ इतना छोड़ देना नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ चीज़ें देखो। अब कुछ चीज़ें तुम्हें पता है, इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको भागफल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको शेषफल कहा जाता है। ठीक है, और अब इन दो चीज़ों के नाम नहीं पता होंगे ना हमें, तो इसको मैं बता देता हूँ। 7 को कहते हैं भाज्य और इस 3 को कहा जाता है भाजक। आई होप अभी समझ आ गया होगा। शेषफल और भागफल तो बहुत ईजी था, भाज्य और भाजक नहीं पता रहा होगा, पर वो पता चल चुका है। तो जो बड़ा अंदर होता है वो क्या होता है? भाज्य, और जो छोटा जिससे भाग दे रहा होता है भाजक। तो यूक्लिड ने, अब देखो यूक्लिड ने जो दिमाग लगाया, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं ना, 7 = इस 7 को क्या करते हैं, अगर रखते हैं इधर, तो जो अगर हम इन दोनों को गुणा करें, इन ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, 3 गुणा के 2 जो ऊपर की रहती हैं, और नीचे वाले को उसमें जोड़ दें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को करके समझो एक बार। तो 7 = 3 दूनी 6 धन 1, तो 7 = क्या है? 7। देखो 7 बराबर, मतलब ये 7 किसके बराबर है? इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या बोला है? अब इन दोनों के नाम रखो एक बार। यूक्लिड ने बस ये अपने प्रमेय में यही चीज़ तो बोली, उसने बोला कि भाज्य जो होगा, जो भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा हमारे पास? वो होगा भाजक गुणा गया भागफल और धन शेषफल के। ठीक है, और ये चीज़ तो हमने अभी ऊपर की जस्ट देखो, शेषफल को जोड़ा, ठीक है जोड़ा, और भाजक और भागफल को गुणा कर दिया, भाजक और भागफल को गुणा कर दिया। तो यही चीज़ तो किसने कही? यूक्लिड ने कही है। तो यूक्लिड ने यही दिमाग लगाया, उसने यही दिमाग लगा के अपनी ये प्रमेय दे दी। इस प्रमेय को तो हमने इस एग्जाम्पल समझ लिया कि भाज्य = जो भाज्य अंदर का होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय हो गई खत्म। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इतनी थी। अब एक लास्ट चीज़ इसमें बची है, थोड़ा मैं इसमें एक नामकरण दे दूँ इनको, एक नामकरण। इसमें ना, इसमें बी को क्या बोला जाता है? इसमें बी को बोला जाता है ए, भागफल को बोल जाता है क्यू, शेषफल को बोल जाता है आर, और भाजक को बोल जाता है बी। थोड़ा शॉर्ट नाम, ताकि इतनी बड़ी चीज़ें हर जगह ना लिखनी पड़े। ठीक है, तो इसको शॉर्ट नाम देता हूँ। A = B × Q और प्लस आर। ठीक है, तो A = B × Q प्लस आर। आर क्या यहाँ पे? शेषफल है। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ पता है। अब यूक्लिड ने सिर्फ एक चीज़ और कही यहाँ पे। ठीक है, एक दो चीज़ और कही है। उसने कहा है जहाँ से इतना समझ लेना है, शेषफल, जहाँ शेषफल क्या है यहाँ पे? आर जो होगा वो क्या होगा? हमेशा 0 के बराबर होगा। देखो कभी भी शेषफल क्या आता है? या तो 0 आता है, 0 से बड़ा आता है, या तो 0 के बराबर आएगा, या 0 से बड़ा ही आएगा। 0 से छोटा कभी नहीं होता ना शेषफल। जो शेषफल होता है वो 0 से छोटा कभी नहीं होता है। वो शेषफल हमेशा क्या रहता है? तो 0 आता है या 0 से बड़ा ही होता है। तो 0 से या तो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। अब बड़े का साइन देखो, जिधर की ओर मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा साइन। तो आर जो शेषफल हो गया बड़ा है किससे? 0 से। ठीक है, तो जहाँ शेषफल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 से, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तथा 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 शेषफल, और यहाँ पे तथा क्या बोला? शेषफल ही
शेषफल मतलब कि आर जो होने वाला है यहाँ पे। एक लास्ट चीज़ समझनी, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का खत्म हो गई है। इतना तो सब समझ गए होंगे, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा आगे भागफल धन शेषफल। इसको रटना नहीं है, इसको इस एग्जाम्पल से समझ लेना। इन दोनों को गुणा करूंगा और इसमें जोड़ दूंगा तो भाज्य आ जाएगा। बस नाम याद रख लो, भाज्य इज इक्वल टू होता है इन दोनों गुणा किया भाजक गुणा किया भागफल और धन शेषफल कर दे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बन गई। इतना तो पता होगा कि शेषफल हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा ही आता है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो रखनी है वो भाजक से रिलेटेड। भाजक शेषफल जो होता है हमेशा इस भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। इस चीज़ से जब शेषफल छोटा होगा तभी तो हम भाग देना बंद करते हैं। अगर मैंने बोला शेषफल बड़ा हो गया, अगर मैं बोल दूँ ये 4 हो गया, ठीक है, अगर मैं आप एग्जाम्पल ले लूँ, मैं भाग दे रहा हूँ मान लिया, और शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। शेषफल इस 3 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। इस 3 से क्या गया, तो 3 से बड़ा आ गया, ये 3 के बराबर ही आ गया मान लिया। तो अब भैया भाग आगे जाएगा ना, 3 ही कम, फिर से 3 होगा, फिर 1 आएगा। तो जब तक शेषफल क्या नहीं हो जाता, भाजक से छोटा नहीं जाता, तो भाग जाता रहता है। इसका मतलब क्या है, जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, वो भाजक से क्या होगा, तो जो शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। अब कैसे रखना है, देखो, अगर शेषफल बड़ा हो गया भाजक से तो भाग तो आगे जाता रहेगा, तो शेषफल क्या होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, और 0 के बराबर होता है और 0 से बड़ा होता है। तो आई होप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ आओगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके गाइस, चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी ये हमारे बेसिक क्लियर हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.1 को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसका यूज़ करना है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करना है, प्रयोग करके कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और अभी मैंने बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहाँ लगती है, भाग विधि में। तो मुझे एचसीएफ किससे याद करना पड़ेगा, भाग विधि से। अब जिसको भाग विधि से एचसीएफ निकालना आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता वो इस वीडियो में सीखेंगे हम। ठीक है, भाग विधि से कैसे एचसीएफ निकालना है हमने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। उसका प्रश्न नंबर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे, तो मैं लिख दूँ एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, 135 और 225, 135 और 225 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको किससे सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी, यूक्लिड विभाजन, आप भी ऐसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को, वो हो जाएगी हमारे पास भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा आ गया भागफल धन शेषफल। अब हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज़ आप नहीं करेंगे, आप ब्लैक और ब्लू का यूज़ करेंगे बोर्ड्स में भी। ठीक है, वो मैं आपको हाईलाइट करने के लिए चीज़ों को समझा रहा हूँ। अगर इसको उसमें लिखें तो ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसी है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा वो एक रफ में रहेगा, तो यहाँ पे लिख देना है रफ कार्य, चाहे बोर्ड में हो चाहे कहीं पे, बोर्ड के पेपर भी देंगे तो ऐसे ही करेंगे। क्योंकि उसने बोला किससे, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे बोला है, भाग विधि से नहीं बोला है। हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग विधि में लगती है, वहाँ से हम निकालते हैं, पर हमें बोला किससे, यूक्लिड से, तो हम भाग विधि करके उसको करेंगे। ठीक है, पर ये जो भाग विधि करेंगे किस में रहेगा, रफ में रहेगा। चाहे बोर्ड एग्जाम भी दे, फेयर में नहीं करना है इसको, फेयर वर्क में नहीं करना है मतलब। ठीक है, अब हमें सिंपल से यहाँ पे पता है कि जहाँ 135 क्या है, यहाँ पे छोटा है 225 से, तो भाग हमें पता है किस में देता है, बड़े में देता है ना भाग, तो दे लो यहाँ पे 135 को हम क्या कहें 225 में भाग देंगे। ठीक है, 225 में हमने भाग दिया, तो देखो 135 से कम 135 बचेगा कितना, 0, 12, 2 में से ज़्यादा नहीं, हासिल लेंगे 12 में से 3 9, 90। अब सुनो, शेषफल क्या आ गया, भाजक से छोटा आ गया, तो इसको अब ये नहीं कि पॉइंट में हल करेंगे, अभी हमें इसको इतना रहने देना है। एचसीएफ कब निकलेगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा। एचसीएफ कब निकलेगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा। अभी शेषफल 0 आया, बिल्कुल नहीं आया, पर इससे छोटा आ चुका है ना। अब इससे तो अब जाएगा तो नहीं आगे, अब इससे आगे जाएगा नहीं जाएगा ना, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे चरण 1, या फिर स्टेप 1 कर सकते हैं, या केस 1 केस नहीं, स्टेप 1 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे रखो, 225 को बाहर रखेंगे, 225 इज इक्वल टू हमें पता है 135 गुणा आ गया 1
धन 90। हमें पता ना ये दोनों गुणा होता है, ये जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, और इस चीज़ से भी हम समझ रहे होंगे यहाँ पे। ये फर्स्ट स्टेप आ गया। अभी जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम करेंगे। अब देखो, जिसको भाग विधि से एचसीएफ निकालना नहीं आता क्या करते हैं, अब ये 90 क्या हो जाएगा ना, अब इस 90 को हम भाग देंगे, 90 को भाग देंगे, अब ये 135 क्या जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस 135 को यहाँ ले लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ से आगे भाग जाएगा नहीं अब 135 के इसमें, तो 135 को यहाँ रख लेते हैं, 90 को यहाँ ले लेते हैं। 90 कम 90 करो इसको, 5 गया यहाँ पे, 0 13 में से ये गया 9, या गया 45। अभी भी 0 नहीं आया और 90 में इसका जाएगा नहीं, तो एक और चरण खुल गया ना हमारे लिए इतना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेप 2 या फिर चरण 2। अब इसमें रखो इस चीज़ को, ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 गुणा गया 1 धन 45। तो इस चीज़ को हमने सिर्फ इस रूप में लिखना है। तो लिखने में अब देखो, अब क्योंकि मैंने बोला क्या था कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको करते रहेंगे, तो करते हैं। अब यहाँ पे अब सबको आ रहा होगा कि अब धीरे धीरे समझो, अब 45 आ जाएगा यहाँ पे और ये 90 आ जाएगा यहाँ पे 90। ये सारा काम क्या होगा, रफ में होगा। ठीक है, 45 और 90 से करेंगे, तो 45 दूनी 90 और 0 आ गया शेषफल। अब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे चरण मेरे क्या हो गया, क्लियर हो गया। पर इस लास्ट स्टेप को मैं लिख देता हूँ चरण नंबर 3 में, स्टेप 3 में, कि 90 यहाँ पे भाज्य ये वाला है ना, भाज्य, तो 90 इज इक्वल टू भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल है 0। भाजक है भागफल है इतना और भाजक है ये। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है कि शेषफल 0 किसकी मदद से आया, 45 की मदद से आया, इसकी मदद से क्या है, वो 0 आ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कि अतः 225 और 135 का जो क्या होगा यहाँ पे HCF कितना है, 45 होगा। ठीक है, अतः 225 और 135 का HCF क्या होगा, 235 होगा। अब आगे होगा मेरे हिसाब से समझ में कैसे करना है इन क्वेश्चन को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देनी है, ये काम क्या होगा, रफ में होगा, और ये चीज़ें यहाँ पे फेयर में हो जाएंगी, और जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक वो चीज़ होगी। ठीक है, और अब हम आगे के क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या था, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप पहले सारे क्वेश्चन खुद से करें। मतलब अब जो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया वहाँ समझ आ गया होगा, अब बाकी ये क्वेश्चन हम थोड़े खुद से करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे गलती होगी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे आइए और करिए। अब हम इसमें सबसे पहले वही चीज़ लिखते हैं जो मैंने वहाँ बोला था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको पता ही है क्या होती है, वो होती है हमारे पास भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको क्या लिखूंगा, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखूंगा, जो मैंने आपको बताई थी, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर से लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बनी रहे चीज़ें। ठीक है, आपको भी दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने क्या बोला था कि आगे का जो भी काम होगा वो क्या होगा, रफ कार्य में होगा। ठीक है, वो क्या होगा, रफ कार्य। इसको हम बिल्कुल बोर्ड की कॉपी में भी अलग से करेंगे। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे जहाँ 196 क्या है, छोटा है, छोटे का मैंने बता दिया वाला साइन, और 38,220 से यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक बार भाग करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 196 को जब मैं क्या करता हूँ 38,000, ठीक है, 38,220 से भाग देता हूँ, तो क्या आता है, ये आता है 1 से जाएगा तो सबसे पहले 196, देखो काट लो, 2 में से जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 बचेगा, फिर हासिल लेंगे, 17 में से 9 गया 8, 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। अब ये तो जाने नहीं वाला, अब यहाँ पे हासिल लेंगे नीचे 2। अब मैं इसको क्या करता हूँ 9 से करता हूँ, मैंने किया है वह, तो मुझे थोड़ा पता है। अभी आ जाता है 1764। ठीक है, आप भी गुणा करके देख लेना, आपका भी सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे से 12, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचेगा 5, फिर हासिल लेंगे 15 में से 6 गया 9, इधर फिर क्या हो जाएंगी चीज़ें, 0 0 हो जाएंगी, 9 और 8 आ गया। अब हम सोच रहे होंगे कि यार अब तो शेषफल छोटा आ गया, अब मैं 96 क्या करता हूँ, तो पहले बात ध्यान, हाँ सही है कि जब शेषफल छोटा जाएगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, पर ध्यान के रखना ये 0 भी बचा है यहाँ पे, तो 0 क्या आएगा यहाँ पे नीचे आएगा, और जब मैं इसको 5 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 100, सॉरी हो जाएगा 90, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इस गलती के लिए सॉरी। और शेषफल क्या हो जाएगा
ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। तो देखो इसमें क्या हुआ, बिना दूसरा स्टेप उठाए, मतलब यहाँ पे चरण एक में क्या हो गया, पूरा हो गया, बिना दूसरा स्टेप उठाए क्या हो गया, शेषफल क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका अर्थ क्या है कि इन दोनों को जो एच सी एफ हो क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, इन दोनों का एच सी एफ क्या आएगा, यही आएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखते हैं ना हम चरण एक। चरण एक में क्या हमने सबसे पहले क्या लिखते थे, भाज्य, भाज्य सबसे बड़ी संख्या यही है। तो 38,220 को जब मैं लिखूँगा वो लिखूँगा बराबर 196, भाजक जो है गुणा गया भागफल 195, धन क्या जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो। तो शेषफल ज़ीरो आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि अतः 196 और 38,220 का जो एच सी एफ होने वाला है, क्या होने वाला है, जो एच सी एफ होने वाला है वो कितना आने वाला है, 196 होगा। ठीक है, तो एच सी एफ कितना है, उतना है, क्योंकि इसी ने क्या ला गया था, शेषफल को ज़ीरो ला गया। तो हमें शेषफल क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए। तो एच सी एफ निकालने की भाग विधि से, पर ये काम मैंने बोला कहाँ होगा, रफ में होगा, और फियर में सिर्फ यही काम होगा। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, वो है 867 और 867 और 255 है। ठीक है, वो क्या है, 255 है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस, पहले खुद से आप करो कोशिश, नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ अब मैंने क्या बोला था कि मैं पहले इस बार थोड़ा शॉर्ट ले लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो भी यहाँ पे चीज़ होने वाला, मैं इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मतलब इसी चीज़ को मैं शॉर्ट जैसे मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, सबको पता ही होगा, ये वही चीज़ है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। ठीक है, और अब हमें पता है कि अब हमें पता है कि ये बाकी का काम का होने वाला है, रफ कार्य में ये काम होने वाला हमारा। ठीक है, हम कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें दिख रहा है ना साफ साफ कि जहाँ 255 क्या है, छोटा है 867 से। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब हम यहाँ पे हमें पता ना हमें भाग किससे देना है, ये चीज़ लिखनी इसलिए जरूरी ताकि हमें पता तो चले हम भाग किससे दे रहे हैं। ठीक है, 255 को हम भाग देंगे 867 से। तो यहाँ पे जब हम भाग देते हैं तो किससे देते हैं, 3 से। किससे देते हैं, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 5 5 15, ये हो गया। ठीक है, 5 या 15 16, 1 3 4 1 765 आता है। अब घटा लो, 7 में से 5 गया 2, इसके बाद आ जाएगा 6 में से 6 गया 0, और फिर कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान रखना है, अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, इससे छोटा आ गया, और अब जा भी नहीं रहा है दोस्त, कहीं से जाएगा शेषफल छोटा आ गया। तो सबसे पहले चरण एक यहीं पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे क्या लिख देंगे हम, चरण एक। चरण एक में क्या लिखना हमने, सबसे पहले 867 को लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू भाजक है 255, तो ऊपर दो, इन दोनों को गुणा करते हैं, इंटू 3 धन शेषफल कितना रहेगा 102। अब ये पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब अब ये स्टेप्स आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, करते रहो इसको थोड़ा। अब 102 क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब देख 102 इधर आ जाएगा और 255 क्या जाएगा यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ये अब तो पता होगा ना कैसे आ रहा है नीचे, जब शेषफल छोटा होगा तब ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब 102 से बन जाएगा तो 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा 204। अब यहाँ पे आ जाएगा हाथ, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5, 51। अब फिर से शेषफल क्या आ गया, छोटा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे चरण 2 होने वाला है, आ रहा होगा समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, चरण 2। ठीक है, अब चरण 2 में फिर वही 255 को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू कितना, 102 गुणा गया 2 धन 51, शेषफल को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। अभी भी देखो पूरा नहीं हुआ है ना, अभी भी लास्ट स्टेप बचा है कुछ। अब 51 आ जाएगा यहाँ पे और 102 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 51 में से इसको बोलो तो 51 51 दूनी 102, शेषफल कितना आ गया अब 0। तो अब इसका मतलब हमारा चरण 3 में ये भी कंप्लीट हुआ। तो चरण 3, अब यहाँ पे क्या लिखूँगा कि 102 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिखते हैं, और ये हो जाएगा 51 गुणा गया 2 धन 0। जैसे ही शेषफल यहाँ पे 0 आया तो इसका मतलब एच सी एफ क्या है, ये हमारा क्या है, एच सी एफ होगा। पर ये काम कहाँ होगा, रफ में होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो फिर हम क्या लिखते हैं, लास्ट में हम एक चीज़ लिखते हैं ना कि अतः, याद होगा सबको कि अतः 867 और 255 का एच सी एफ कितना है, 51 है।
ठीक है। HCF निकालना भाग विधि से भी सीख दिया होगा अब आपने, और उसको यूक्लिड विभाजन में कैसे यूज़ करना है ये भी हमें आ गया है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे के पार्ट देखते हैं, ठीक है।